हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। करें स्टार्ट अपना। लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराए थे, 8-10 विरंजक चूर्ण, कार्बन सब ऑक्साइड, ओजोन, KI3, याद आ रहा है? उन सबको बेटा एज इट इज याद रखने के लिए बोला था आपको। आपने मॉड्यूल में भी देखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बेटा आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं। वही अपना 3 लेक्चर हो गए रेडॉक्स के। पहले में अपन ने 124 में परिभाषा वगैरह पढ़ी, प्रकार पढ़ा। 125 में अपन ने ऑक्सीकरण अंक के नियम और कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद 126 में आप लोगों ने बेटा कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे जो ऑक्सीकरण औसत ऑक्सीकरण अंक वाले थे। आज अपन बेटा आगे चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 127। डन बेटा। चैप्टर अपना बेटा वही चल रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यही चैप्टर चल रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा आज का अपन कार्बन स्टार्ट करें तो मैंने आपको लास्ट में P और D ब्लॉक के कुछ परिवर्तित ऑक्सीकरण अंक बताए थे, मतलब इनकी परास बता दी थी। क्या परास होती है वो फिक्स याद आपको रखनी है। वो बात करते हैं काम कहाँ आ रहा है, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा बेटा इसमें अपन बात करते हैं। मैंने बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे मान लीजिए H2SO5 दिया है। डन बेटा, H2SO5। इसमें सल्फर पे मुझे ऑक्सीकरण अंक निकालना है। आपने बेटा इसको सॉल्व किया तो आपने बोला सर 2 हाइड्रोजन एक पे +1 प्लस X 5 ऑक्सीजन एक पे -2, टोटल पे 0। 2 + X - 10 = 0, X = +8। सही बात है बेटा। अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने सीखा वो तो यही होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला बेटा ये गलत है, ये क्रॉस है। आप बोलोगे सर ये क्रॉस क्यों हुआ? तो बेटा जो कल मैंने आपको लास्ट में टॉपिक बताया था, लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 126 में P और D ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अंक की परास, तो वहां पे बेटा आपको याद आना चाहिए कि जो सल्फर की परास होती है बेटा वो -2 से +6 तक होती है। बोलो सही बात है गलत बात है? सल्फर की परास कहां तक होती है? -2 से +6 तक होती है। और यहाँ पे सल्फर पे ऑक्सीकरण अंक कितना आ रहा है? +8 आ रहा है। इसलिए बेटा हमारा ये गलत है। अब आप बोलोगे कि सर इसका एक्स्ट्रा कैसे आया, हमारी गलती कहाँ हुई है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसका सही ऑक्सीकरण अंक कितना है? भाई परास से बाहर नहीं जाना चाहिए, -2 से इधर भी नहीं जाना चाहिए और 6 से इधर भी नहीं जाना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। और 8 तो 6 के बाहर है, इसलिए ये गलत है। इसलिए बेटा मैंने आपको परास लिखवाई थी। तो बेटा इसका सही देखने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर अपन ने देखा बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा। कुछ के स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने, सबके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखने। जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं वो एग्जाम्पल याद रखें, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बेटा H2SO5 को पहली बात तो क्या कहते हैं, इसका रटने वाला नाम होता है बेटा कैरो अम्ल। याद रखें क्या नाम होता है? कैरो अम्ल। और वैसे इसका केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम की बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होता है? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम बोलते हैं बेटा हम परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे तो कैरो अम्ल, और क्या बोल सकते हैं? परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा अब इसमें अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने कितने ऑक्सीकरण अंक है। बेटा आपको पता होना चाहिए, जो अपन पिछले 2 लेक्चर से बात कर रहे हैं, जो शक्तिशाली है उस पे माइनस और जो कमजोर है उस पे प्लस। शक्तिशाली और कमजोर हम किसके आधार पे देखते हैं? विद्युत ऋणता के आधार पे। वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। वैसे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है बाकी तत्वों से, और यही 2 आपके पास ज्यादा आएंगे। तो बेटा ये ऑक्सीजन, सल्फर, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। एक बंद होता तो 1 इलेक्ट्रॉन छीनता, 2 बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इस पे -2, इस पे +2। इधर बात करें, इस पे -2, इस पे +2। इधर से बात करें, -1
+1, इधर से बात करें -1 +1, इधर से बात करें -1 +1, इन दोनों की बेटा बराबर है, शक्तिशाली बराबर है तो कोई नहीं देगा, इधर -1 +1। तो बेटा यहां से मैं यदि चेक करूं कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने कितने ऑक्सीकरण अंक आए, बेटा इसके कारण 2 और ये +2 बेटा इधर आएगा, गलती से लिख दिया है ना। तो बेटा यहां से सल्फर के ऊपर बेटा ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, +6। तो इसका राइट आंसर बेटा कितना आएगा, +6 राइट आंसर होगा। और हमारा क्या आया था, 8। आप बोलोगे सर ये मान लिया कि ये 6 से बाहर था इसलिए गलत हो गया 8, और इसका सही 6 है, वो हमें स्ट्रक्चर से पता लग गया। लेकिन सर फिर ये हमारा तरीका तो सही था, फिर 8 क्यों आया? बेटा उसका भी जवाब सुने। बेटा हमने नियम के अकॉर्डिंग सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिया, सभी ऑक्सीजन पे -2 मान लिया। लेकिन इसकी संरचना बोलती है कि आप सारे ऑक्सीजन पे -2 मत मानो। इस पे -2 माना सही बात है, इस पे -2 माना सही बात है, -1 -2, इस पे -2 माना सही बात है, लेकिन इन दोनों पे -1 है, अर्थात ये दोनों कैसे हैं, परऑक्साइड हैं, और आपने ऑक्साइड मान लिया था। तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा? 5-6 के स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं, किसमें ऑक्साइड है किसमें परऑक्साइड, उसके बाद नहीं आएगा। तो बेटा 2 परऑक्साइड है और उनके बीच में जो बंध होता है, इस बंध को क्या बोला जाता है बेटा? आज के बाद याद रखना, इस बंध को बोला जाता है बेटा क्या? परऑक्साइड बंध। इस बंध को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बंध। समझ में आ गई बात? तो आज के बाद H2SO5 में आप याद रखोगे +6 आएगा। कोई आपसे पूछ ले इसमें कितने ऑक्साइड कितने परऑक्साइड, तो 3 तो है, इसमें आपने बोला ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन तो है ऑक्साइड के केस में, जबकि 2 ऑक्सीजन है परऑक्साइड के केस में। समझ में आ गई बात बेटा? ये भी आपसे पूछ सकता है। और 2 परऑक्साइड के बीच में बनने वाला बंध परऑक्साइड बंध कहलाता है। क्लियर हो गया बात बेटा? तो ये हमने बेटा किसकी बात की है? कैरो अम्ल, जिसे H2SO5 बोलते हैं, और रटने वाला नाम परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऐसे ही बेटा अपन दूसरा एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो एग्जाम्पल क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। बेटा सेकंड एग्जाम्पल H2S2O8, इसका रटने वाला नाम मार्शल अम्ल। बेटा ये नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है, इसका रटने वाला नाम मार्शल अम्ल, और वैसे रासायनिक नाम क्या होता है इसका? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा इसके लिए मैं बात करूं तो देखिएगा, सल्फर पे मुझे ऑक्सीकरण अंक निकालना है। देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन एक पे +1, 2x, 8 ऑक्सीजन एक पे -2, 0। बेटा इसको सॉल्व करूं, 2 + 2x - 16 = 0। तो यहां से आपके पास बेटा कितना आ जाएगा? x बराबर +7 आएगा। और आपने जब इसको चेक किया तो ये +7 रॉन्ग है। समझ में आ गई बात? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें पता है सल्फर की परास -2 से 6 होती है, और ये 7 आया है तो गलत है, क्योंकि ये परास के बाहर है। तो सर इसका सही क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं बेटा अपन। तो बेटा सही के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करता हूं, देखिए मैं HOSOOSOH। बेटा फिर बोल रहा हूं, संरचना देख के घबराना नहीं है। 5-6 संरचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा, घबराए नहीं। 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया बेटा? इस पे यदि मैं चेक करूं, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है हाइड्रोजन की तुलना में भी और सल्फर की तुलना में भी, तो इसने इससे चेंज किया +1 -1, इसने इससे चेंज किया -1 +1, इसने इससे चेंज किया +1 -1। बेटा ये आपस में चेंज नहीं करेगा, दोनों बराबर है। इसने इससे चेंज किया -1 +1, चेंज किया +1 -1 -1 +1।
समझ में आ गई बात? ये उपसंयोजक बंद है तो कितने का चेंज करेगा? 2 का, -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2। क्लियर हो गई बात? तो बेटा यहाँ पे यदि मैं चेक करूं तो इस सल्फर पे कितना ऑक्सीकरण अंक आया? 2, 2 4 और 1 5 और 1 6 +6। इस सल्फर पे कितना ऑक्सीकरण अंक आया? तो बेटा इस पे ऑक्सीकरण अंक 2, 2 4 1 5 और 1 6। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो यहाँ पे दोनों सल्फर पे कितना कितना ऑक्सीकरण अंक है? +6 ऑक्सीकरण अंक है। चाहे औसत बोलो चाहे वैसे बोलो, 6 ही आ रहा है। तो बेटा यहाँ से हमको समझ में आया, ऑक्सीजन की बात करूं तो -1 ये कितना हो गया बेटा आपका? -2 हो गया। बेटा ये -1 कितना हो गया? -2 हो गया। तो बेटा यहाँ पे मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो है बेटा आपके पास ऑक्साइड, और बेटा 2 है आपके पास परऑक्साइड, और इन 2 के कारण ही बेटा हमारा आंसर गलत आ रहा था। और दोनों परऑक्साइड के बीच में बनने वाला बंध क्या कहलाता है? परऑक्साइड बंध कहलाता है। जैसे यहाँ भी परऑक्साइड बंध था और यहाँ ये वाला भी बेटा आपका क्या हो जाएगा? परऑक्साइड बंध हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आती है? तो ये 2 एग्जाम्पल अपन ने बात की, आगे 2-3 एग्जाम्पल और देख रहे हैं कौन कौन से हैं। रफ करूं बेटा इसको? ठीक है, घबराना नहीं है, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है। कोई बोले गलत क्यों हुआ? क्योंकि परास के बाहर निकल गया। सही क्या है? ये गलती क्यों हुई? हमने सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान लिए। तो कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड है? इतने। परऑक्साइड कितने हैं? इतने। कैसे पता लगा? संरचना से। डन। आगे बात करें बेटा, आगे देखते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, CrO5। Cr पे निकाल रहा हूं x + 5, 1 पे -2, टोटल पे 0, x बराबर +10। और मैं बोलता हूं ये है आपका गलत। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा Cr D ब्लॉक का तत्व है और इसकी परास हमें पता है कितनी होती है? +1 से लेके इसकी परास होती है बेटा आपके पास +6 तक। कितने तक होती है? +1 से +6 तक इसकी परास है। तो सर अपन इसको चेक कैसे करें? तो बेटा देखिएगा उसको कैसे कर रहे हैं हम। हमको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये स्ट्रक्चर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इस नाम से भी ये पूछ लिया जाता है बेटा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आज के बाद आप याद रखेंगे, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या तितली नुमा संरचना, जिसे इंग्लिश में क्या बोला हुआ है बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसी होती है ना तितली? अरे बोलो, ऐसी होती है ना? तो बेटा इसलिए इसे बोला है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बेटा इस पे ऑक्सीकरण अंक देखें। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, यहां से -2, यहां से +2, यहां से एक बंद है -1, ये +1, ये देखा +1 -1 +1 -1 +1 -1। यहां से Cr पे कितना ऑक्सीकरण अंक आया? 2 3 4 5 6, +6 बेटा इसका करेक्ट है। अब बेटा देखो यहां से एक चीज और पता लग गई आपको। एक ऑक्सीजन तो है ऑक्साइड, एक तो बेटा क्या है आपका? ऑक्साइड। सही बात है। और 1 2 3 4
4 है बेटा आपके, क्या है 4 परऑक्साइड। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से बेटा हमें CrO5 की संरचना समझ में आ गई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जिसमें एक तो है ऑक्साइड और 4 क्या है आपके परऑक्साइड। गलत क्यों हुआ? क्योंकि 10 आया और इसकी रेंज +1 से +6 तक होती है। बोलो बेटा समझ में आती है नहीं आती बात? चलूं आगे। तो आगे बेटा एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन किस तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा अपन ने बात की H3PO5, इसे अपन ने क्या बोला बेटा? मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो गया बेटा परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। बेटा इस पे ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो देखिएगा बेटा, ऑक्सीकरण अंक 3 हाइड्रोजन, एक पे +1 +X, 5 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे 0। यहां से चेक करें बेटा, 3 + X - 10 = 0, तो X = +7 आया। बोलो बेटा चेक करके बताओ, देखे सही आया है क्या बेटा? तो इस पे आपके पास कितना ऑक्सीकरण अंक आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। और अपन बेटा इसको चेक करें कि कितना आएगा, तो बेटा फॉस्फोरस की रेंज आपको पता होनी चाहिए, -3 से +5 होती है, ये मैं आपको बता रखी हूँ। तो इसका मतलब बेटा ये तो गलत है, 7 नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसकी, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उस आधार पे बात करें। तो स्ट्रक्चर देखो इसका बेटा HOPOOH, ऐसा 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 इसका ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इन पे यदि हम ऑक्सीकरण अंक लगाएं, +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, इसके कारण कुछ नहीं आएगा, +1 - 1 +2 - 2। क्लियर है फंडा? तो बेटा इसको यदि अपन ने चेक किया तो यहां से फॉस्फोरस पे आया 1 2 3 4 5, +5 आ रहा है। तो बेटा इसका राइट क्या होगा आपका? +5 राइट होगा। इसमें भी हमें पता लग गया, इस पे कितना रहा ये -2, इस पे कितना रहा -2। तो बेटा सॉरी, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, गलती से लग गया था। तो बेटा 1 2 3 ऑक्सीजन, तो बेटा इसमें क्या हो गए आपके ऑक्साइड, और 2 ऑक्सीजन क्या हो गए परऑक्साइड। और 2 परऑक्साइड के बीच में बनने वाला बंध बेटा कौन सा होता है? परऑक्साइड बंध कहलाता है। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात? पक्का? चलें आगे, एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर अपना एक खत्म हो जाएगा जो अपन अभी बात कर रहे थे बेटा। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा एक बार देख लेता हूं मैं, जो आपको करवाना है। रफ करूं इसे, लास्ट एग्जाम्पल बेटा, फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। H4P2O8, इसका नाम बेटा परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम होगा? परऑक्सी डाई फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें बेटा यदि मैं P की बात करूं कितना आएगा? तो 4, एक पे +1, 2X, 8 ऑक्सीजन, एक पे -2, टोटल पे 0। यहाँ से 4 + 2X - 16 = 0, और यहाँ से बेटा आपके पास आया X = +6। बेटा ये 6 आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस की रेंज हमें पता है -3 से
+5 होती है। बोलो बेटा सही बात है क्या? तो बेटा ये रेंज होती है, तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, HOPOOPOO, बेटा याद रखें कई बुक्स में यहाँ पे उपसे संयोजक बंध भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे डबल बॉन्ड बोलो चाहे उपसे संयोजक बंध, एक ही बात है आवेश के लिए बात करें तो बेटा यहां से यदि मैं चेक करूं तो 2p, 4 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन, इन पे बेटा आवेश का वितरण करूं, ऑक्सीकरण अंक देखूं, -2 +2 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -2 +2 -1 +1 ये है बेटा। तो बेटा इसमें यदि मैं चेक करूं तो इस P पे चेक करूं कितना आया 5, इस P पे चेक करूं कितना आया 5। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका +5 करेक्ट होगा। बेटा इसमें कितने ऑक्सीजन तो ऑक्साइड है, कितने परऑक्साइड है उसको देख लें। तो -1 और -1 कितना हो गया बेटा -2, ये -1 और -1 कितना हो गया बेटा -2, ये -1 -1 कितना हो गया -2, ये -1 -1 कितना हो गया -2। समझ में आती है बात बेटा? तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने बोला इसमें 6 तो है सर ऑक्साइड, बोलो बेटा सही बात है क्या? और 2 है बेटा इसमें परऑक्साइड। क्लियर है बेटा बात? और इस बंध को क्या बोला जाएगा बेटा? इस बंध को अभी तक हमें पता है 2 परऑक्साइड के बीच में बनने वाला बंध परऑक्साइड बंध होता है। बोलो बेटा समझ में आ गई बात? क्लियर है ये बात? तो बेटा ये मैंने आपको कुछ संरचनाएं बताई, जिन संरचनाओं को आपको ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। क्लियर है बेटा? पक्का? चलूं आगे? तो बेटा अब अपन आगे देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। ये हमारे पास बेटा ऑक्सीकरण अंक के कुछ कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको, कि ऑक्सीकरण अंक डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया, लेकिन कुछ केस में गलत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यदि वो उसकी परास में नहीं आ रहे होंगे। परास में कौन से? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले। परास मैंने आपको बेटा बता रखी है, उसमें आपको चेक करना है। औसत ऑक्सीकरण अंक वाले बेटा मैंने आपको फंडे बता दिए हैं, उसके 2 एग्जाम्पल और देख लेंगे, इसके साथ ही बेटा अपना ये फिनिश होगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आती है बात बेटा? तो एक बार आप इन 2 को देखो, फिर अपन बेटा इसमें आगे बात कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी और। चले जी बेटा आगे, ये कर लिया आपने, तो 2 एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं। करूँ रफ इनको? लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं, फिर अपना बेटा ये टॉपिक फिनिश होगा। तो बेटा एक तो अपने पास है Na2S2O3, इसको बेटा बोलते हैं अपन सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोल रहे हैं? सोडियम थायोसल्फेट। बेटा यदि मैं इसको सॉल्व करके देखूं S को, तो 2 सोडियम एक पे +1, 2x, 3 ऑक्सीजन एक पे -2, टोटल पे 0, तो 2 + 2x - 6 = 0।
तो यहाँ से आपके पास X पे आएगा बेटा +2 चार्ज। तो बेटा 2 सल्फर है, क्या इन दोनों पे +2 चार्ज है या इन दोनों पे अलग अलग है? तो बेटा उसकी अपन बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। औसत ऑक्सीकरण अंक है एक्चुअली में ये +2। तो एक्चुअली में दोनों पे कितना कितना ऑक्सीकरण अंक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा मैंने, NaOS ONaO और ये S, 2S 2 Na और 3 ऑक्सीजन। इन पे ऑक्सीकरण अंक की मैं बात करूं बेटा, +1 -1 +1 -1 बेटा उपसे संयोजक बंद है तो +2 -2, सही बात है, +2 -2 और इधर से देखें तो -1 +1 -1 +1। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से मैं देखूं बेटा तो ऑक्सीजन -2 और हो गया, ये -2 हो गया। सल्फर, इस सल्फर पे देखूं तो 2 2 4 1 5 और 1 6 +6 आया, इस पे -2 आया। तो बेटा औसत ऑक्सीकरण अंक की बात करूं, देखो औसत ऑक्सीकरण अंक कितना कितना बोला आपने, एक तो +6, एक पे -2 है, कितने सल्फर है 2, 6 - 2 4, 4/2 2। तो ये जो 2 आया था ये औसत ऑक्सीकरण अंक, जबकि एक्चुअल कितना है, एक पे 6 और एक पे -2। ये रहा, एक पे तो -2 आया और एक पे कितना आया बेटा आपका +6 आया। तो बेटा ये आपका क्या था, सोडियम थायोसल्फेट था। बेटा ऐसे ही अपन नेक्स्ट बात करेंगे एक और, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Na2S4O6 Na2S4O6 सोडियम टेट्रा थायोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्रा थायोनेट। बेटा इस पे यदि मैं बात करूं कैसे ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं, तो देखिएगा बेटा इस पे कैसे निकाला जा रहा है। तो बेटा एस पे बात कर रहा हूं, 2 1 पे +1, 4x 6 ऑक्सीजन, 1 पे -2, टोटल पे 0। यहां से मैं सॉल्व करूं 2 + 4x - 12 = 0, तो x = 2.5। बेटा पॉइंट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि औसत ऑक्सीकरण अंक है। एक्चुअल में देखोगे तो पॉइंट में आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो बेटा ये हमको क्या पता लगा, ये आपने बोला कि सर ये है औसत ऑक्सीकरण अंक। तो इसका एक्चुअल क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर कैसे आया, फिर वही बात, घबराना नहीं है, कुछ के स्ट्रक्चर फिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, बाकी एज इट इज रहेंगे। इन पे यदि मैं ऑक्सीकरण अंक की बात करूं, इस पे +1, इस पे -1, इस पे -1 +1, -2 +2 -2 +2, इसके कारण कोई चेंज नहीं, इसके कारण कोई नहीं, तो 0 0। इधर देखा -2 +2 +2 -2 -1 +1 -1 +1। तो बेटा यहाँ पे सल्फर पे यदि अपन ने ऑक्सीकरण अंक देखा तो इस पे ऑक्सीकरण अंक कितना आया, 2 2 4 और 1 5। इस सल्फर पे ऑक्सीकरण अंक देखा 2 2 4 और 1 5, इस पे 0 0। तो 4 सल्फर थे जिनमें 2 पे तो 0 0, 2 पे 5 5। तो औसत ऑक्सीकरण अंक की मैं बात करूं बेटा, तो आपने बोला औसत ऑक्सीकरण अंक कितना कितना होगा, +5 0 0 +5 बटा 4, तो यहां से आया 2.5। क्लियर हो गई बात बेटा? तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल थे, इनके बाद आपके पास कुछ ज्यादा नहीं आएंगे। मोस्टली जो एग्जाम में चाहे आईआईटी हो और चाहे आपका मेडिकल का एग्जाम हो, सब में कॉमन रहते हैं। इनको ध्यान रख लो, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। दोनों लेक्चर लास्ट वाले दोबारा एक बार अच्छे से देखो, रफ कॉपी लेके बैठो, स्ट्रक्चर को नोट रखो और नोट करके आपके पढ़ने के टेबल पे चिपका दो, जिससे बेटा आप बार बार उसको दिन में 2-3 बार देखोगे तो धीरे धीरे चीजें सेट होंगी, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण अंक वाला कॉन्सेप्ट था। अब बेटा अपन आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, छोटा सा। रफ करो बेटा, इसको रफ करते हैं और आगे बात करते हैं। आपके पास ये मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो।
चले आगे बेटा, अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीकरण अंक वाला अपना टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपन इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थ। इसकी परिभाषा क्या है, किस अकॉर्डिंगली हम इनको देखेंगे। वैसे आपको याद हो तो जब पहला लेक्चर अपन रेडॉक्स का पढ़ रहे थे, जहां मैंने आपको प्राचीन परिभाषा और आधुनिक परिभाषा लिखवाई थी, वहां पे आधुनिक परिभाषा में बताया था जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होती है, जिस स्पीशीज का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होती है। फिर भी एक बार मैं इनकी आपको परिभाषा बेटा बता देता हूं, क्या क्या होता है, कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ, तो देखिएगा बेटा, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। या अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का, बेटा स्पीशीज मतलब परमाणु, अणु, आयन, यौगिक, कुछ भी हो सकता है, कॉमन लिखा जाता है। या अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का अपचयन होता है, अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाती है। बेटा ऐसे ही मैं यदि अपचयन को परिभाषित करना चाहूं, अपचायक पदार्थ को, तो देखिएगा अपचायक पदार्थ की परिभाषा क्या बोली है। अपचायक पदार्थ सेम इसी का रिवर्स होगा। आपको बता रखा है ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम होते हैं। तो अपचायक पदार्थ में देखिएगा, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, या अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का, अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाते हैं। फर्क समझ में आ गया। परिभाषा एज इट इज याद रखनी है। ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे तथा स्वयं का अपचयन, अपचायक जो दूसरे का अपचयन करे तथा स्वयं का ऑक्सीकरण। समझ में आ गई बात। ऑक्सीकारक को इंग्लिश में ऑक्सीडेंट बोलते हैं, अपचायक को इंग्लिश में रिडक्टेंट बोलते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा आपको ध्यान रखनी चाहिए। परिभाषा हमने पढ़ ली, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभिक्रिया में कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बेटा ज्यादा क्लियर होगा। रफ करूं इसको, तो बेटा एक अभिक्रिया से समझिएगा। मैंने आपको उदाहरण पे समझाया, H2S प्लस Br2 चेंज इनटू HBr प्लस S। इस पे यदि अपन बात करें, इधर -2, इधर 0, इधर -1, इधर 0। बेटा मैंने देखा -2 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। डन। वहीं पे मैंने देखा 0 से -1 आ रहा है, कम हो रहा है,
इसका क्या होगा बेटा, अपचयन। तो बेटा पहले ऑक्सीकरण अपचयन पता कर लो। अब देखो, जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो वह क्या होगा, अपचायक। उल्टा चलता है, आपको बताया था। जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो वह क्या होगा, अपचायक। जिस स्पीशीज का अपचयन हो वह क्या होगा, ऑक्सीकारक। बोलो समझ में आती है क्या बात? अरे बोलो। जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो वह अपचायक, जिस स्पीशीज का अपचयन हो वह ऑक्सीकारक। क्लियर है बेटा फंडा? तो बेटा किसी भी अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकारक अपचायक पहचानने हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। यदि अपचयन हो रहा है तो वह ऑक्सीकारक होगी और ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह अपचायक होगी। इस फंडे के थ्रू हम बेटा पता करते हैं। क्लियर है बेटा बात? डन? क्लियर है? और एग्जांपल देने की जरूरत है? अरे बोलो। डन बेटा, चलूं आगे? तो बेटा आगे और देख लेते हैं अपन। इसको रफ कर रहे। ऑक्सीकारक अपचायक मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जहां हमने बेटा आधुनिक परिभाषा देखी थी और उसका सिंपल सा है, ऑक्सीकरण अपचयन पता कर लो, उल्टा लिख दो, अपचयन तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण तो अपचायक। क्लियर है? इसमें बेटा किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी मैं आपसे बात करता हूं। बेटा आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है क्या, आपको मान लीजिए कोई यौगिक दे दिया और उसको बोला कि पहचानो ऑक्सीकारक है या अपचायक है या दोनों की तरह काम कर रहा है, तो अपन बेटा कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, निम्न यौगिकों में बताएं कि कौन ऑक्सीकारक, निम्न यौगिकों में बताएं कि ऑक्सीकारक है या अपचायक या दोनों। ये बेटा अपन को क्वेश्चन दे दिया। तो बेटा इसमें अपन कैसे पहचानते हैं वो फंडा मैं आपको समझाता हूं। कोई भी यौगिक आपको दे दे तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ये ऑक्सीकारक होगा, अपचायक होगा या दोनों होगा। बेटा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला KMnO4, फंडा क्या होगा अपना बेटा, आप उसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अंक वाले तत्व को देखोगे, अर्थात जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है वो डी ब्लॉक का हो सकता है, नहीं तो पी ब्लॉक का हो सकता है। तो यहाँ पे देखो Mn, आप इस पे ऑक्सीकरण अंक निकालो। तो आपने बोला पोटेशियम की बात करी, 1 + 1 + x + 4 - 2 0। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो आया +7। तो मतलब Mn पे ऑक्सीकरण अंक आया +7। वैसे बेटा आपको Mn की रेंज पता होनी चाहिए। परास जो मैं लिखवा के आया था तो आपको पता है Mn की जो रेंज होती है बेटा वो होती है +2 से +7। होती है नहीं होती? तो आपने जो तत्व है उसका ऑक्सीकरण अंक निकाला कि इस यौगिक में ये +7 में है, वैसे इसकी परास कितनी होती है, +2 से +7। तो बेटा हम कहाँ पे हैं, 7 पे। तो हम यहाँ से बेटा आगे जा सकते हैं या पीछे? भाई परास तो 7 तक ही है, आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि 7 पे तो आप हुई। आप पीछे आ सकते हो, पीछे आने का मतलब अपचयन, और जिसका अपचयन हो वो क्या होगा, वो आपका बेटा होगा ऑक्सीकारक। बोलो बेटा समझ में आई नहीं आई बात? आ गई बात? ऐसे ही नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने आपको बोला बेटा H2O2, अब इधर बेटा परिवर्तित डी ब्लॉक नहीं है तो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक आपने पता किया, कितना आया ये आप पता कर सकते हो, यहाँ आया -1, ये -1 पे बैठा हुआ है। आप बोलोगे ऑक्सीजन की सर रेंज क्या होती है, तो ऑक्सीजन की रेंज मैंने आपको लिखवाई है -2 से +6। बोलो सही बात है नहीं? लिखवाइए रेंज परास बेटा, -2 -1 0 +1 +2 और +6, ऐसे ही तो है ये। तो ये -2 से 6 तक है। -1 बीच में आ रहा है, मतलब आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो। -1 से -2 भी आ सकते हो और -1 से 6 भी जा सकते हो।
तो ऑक्सीकरण भी कर सकते हो, अपचयन भी कर सकते हो, अपचायक भी है, ऑक्सीकारक भी है, अर्थात ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, तो आपने बोला ये दोनों की तरह काम करेगा, अर्थात ये ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी होगा। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो। मैंने आपको बोला NH3, तो आपने नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण अंक निकाला x + 3 + 1 = 0, x = -3। नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण अंक आया -3। नाइट्रोजन की रेंज क्या होती है, तो आपने नाइट्रोजन की रेंज बताई -3 से कितनी, +5। तो इसके अकॉर्डिंग आप -3 पे बैठे हो तो पीछे नहीं जा सकते, लास्ट है, आगे जा सकते हो। आगे का मतलब ऑक्सीकरण, और जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो वह क्या होता है, अपचायक होता है। बोलो बेटा समझ में आई क्या बात, आई बात समझ में। ऐसे ही बेटा आगे फिर देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने बात की Cl2, समपरमाणुवीय अणु है, समपरमाणुवीय अणु पे ऑक्सीजन अंक 0, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन Cl की परास हमें पता है कितनी होती है, Cl की परास -1 से +7। तो बेटा 0 कहाँ आएगा, 0 बीच में आ रहा होगा भाई। 0 से -1 भी आ सकते हो, 0 से 7 तक जा सकते हो, तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो सकता है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। बोलो समझ में आई नहीं आई बात, पक्का। 2-4 एग्जांपल और करा दें आपको प्रैक्टिस के लिए। किस तरीके से कर रहे हैं, पहले तत्व का ऑक्सीकरण अंक निकालो, फिर उसकी परास देखो, फिर देखो कि परास के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे हो। यदि आगे जा सकते हो, ऑक्सीकरण कर सकते हो तो अपचायक, पीछे आ सकते हो, अपचयन कर सकते हो तो ऑक्सीकारक, और दोनों जगह जा सकते हो तो दोनों की तरह काम करेगा। समझ में आई बात बेटा। तो 1-2 एग्जांपल आपको और बता देते हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। बेटा आगे बात करते हैं फिर से। अब मैंने बेटा बोला जैसे H2SO4, S पे आपने निकाला 2, इधर +1 +x +4 ऑक्सीजन -2 = 0। यहाँ से आपने देखा तो 2 + x - 8 = 0। तो यहाँ से आया x = +6 आया बेटा। सल्फर की रेंज कितनी होती है, -2 से +6 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ। हम आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। हम बेटा 6 से पीछे आ सकते हैं। पीछे का मतलब अपचयन, और जिसका अपचयन हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकारक। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद मैंने बोला K2Cr2O7, Cr पे चेक करो। तो आपने बोला 2 + 1 + 2x + 7 - 2 = 0। अब बेटा ये चीज आप आराम से कर सकते हो, यहां से सॉल्व किया तो x = +6। Cr की रेंज कितनी होती है, आपने बोला सर +1 से +6 होती है। आप 6 पे बैठे हो, पीछे आ सकते हो। पीछे आने का मतलब अपचयन, और जिसका अपचयन होगा बेटा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीकारक होगा। तो ऐसे बेटा आप ऑक्सीकारक, अपचायक कुछ भी पहचान सकते हो। ऐसे ही लास्ट एक और देख लो। मैंने बोल दिया आपको H2S, यहाँ पे देखा आपने S पे ऑक्सीकरण अंक कितना आया, तो इस पे आया बेटा -2। -2 का मतलब सल्फर की रेंज देखी तो -2 से आई +6। हम बेटा यहाँ पे बैठे हैं, आगे जा सकते हैं। आगे जाने का मतलब ऑक्सीकरण, और बेटा जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, आपका अपचायक। भाई ये -2 पे है, इससे आगे जा सकता है, आगे का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक। समझ में आई बात बेटा। तो यहाँ से अपन ने बेटा क्या क्या पढ़ लिया, हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके प्रकार देख लिए। उसके बाद बेटा हमने ऑक्सीकरण अंक की परिभाषा, उसके नियम, उसके एग्जाम्पल,
औसत ऑक्सीकरण अंक वाले एग्जाम्पल, संरचना वाले ऑक्सीकरण अंक वाले एग्जाम्पल देखे, फिर ऑक्सीकारक अपचायक की परिभाषा देखी और उसके एग्जाम्पल देखे। बाकी की बातचीत बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक पढ़ लें, टेंशन की जरूरत नहीं है, वीडियो में आपको बेटा सब कुछ करा है। ठीक है, थैंक यू।